सो कंटिन्यूइंग विथ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स दिए 4x प्लस वाई प्लस वन वेन वाई इज इक्वल टू वन एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है हमें, और पर्टिकुलर सोल्यूशन अपन अभी तक के जो मेथड से करे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से करे, कि वेरिएबल को सेपरेट कर लिए डी वाई के साथ पूरे वाई वाले, डी एक्स के साथ पूरे एक्स वाले वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो है ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा सेपरेट, क्योंकि 4x प्लस वाई प्लस वन है। तुम ट्राई करके देख लेना इसको सेपरेट करके, तो डायरेक्टली सेपरेट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि प्लस प्लस में है तो ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। डी तुम ना ये y को डी वाई के साथ और डी अपना कहते डी एक्स को x के साथ नहीं ला पाओगे इसमें। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन वाला है, इसलिए ये अलग है थोड़ा सा। ये पूरी एक्सरसाइज में ये एक अलग क्वेश्चन है, तो इसको इसलिए स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, इम्पॉर्टेंट की वजह से नहीं स्टार मार्क कर रहा, क्योंकि थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन करेंगे, तो सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। ये देखो, इसको क्या करेंगे अपन, सब्सटीट्यूशन करेंगे और सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूशन के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएंगे इसके, और फिर हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, लेकिन सब्सटीट्यूशन जब हम करेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब्सटीट्यूशन क्या करना पहले देखते हैं। पहले तो एज इट इज़ ये जो क्वेश्चन में दिया है वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 4x प्लस वाई प्लस वन जो दिया है ना, उसी को सब्सटीट्यूट करेंगे अपन। जो पूरा आर एच एस है ना, लेफ्ट हैंड साइड, उसी को कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते, कोई भी वेरिएबल तुम्हारी इच्छा पे है। ठीक है, जो तुमको सब्सटीट्यूट करना है ये पूरा का पूरा उठा के सब्सटीट्यूट कर दो। यू वी टी जो तुमको लग रहा है यू कैन सब्सटीट्यूट। तो मैं ये 4x प्लस वाई प्लस वन को मैं ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ मैं। ठीक है, टी। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन वन दे दो। ठीक है, अब इसको पूरे को मैंने टी ले लिया। अब टी लिया तो मेरे को डेरिवेटिव लूंगा। सब्सटीट्यूशन में वैसे भी इंटीग्रेशन के पहले सब्सटीट्यूशन करते तो अपन डेरिवेटिव लेते थे, तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ समझ लो कि हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। ठीक है, तो ये 4x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और y का क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, और ये जो डी वन है इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो नहीं लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पूरा, डी टी बाय डी एक्स। डी टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी एक्स। आई होप यहाँ तक ये क्लियर है। ठीक है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा ये निकालो इसमें से। डी वाई बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। क्या आ रहा अपना, तो डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स माइनस फोर। डी टी बाई डी एक्स माइनस फोर आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको इक्वेशन नंबर समझो 2 दे देता हूँ मैं। ये दो इक्वेशन हो गई अपनी। अब तुम देखो, यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है ये पार्ट है, यहाँ पर भी जो डी वाई बाई डी एक्स है ये पार्ट है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है एक्चुअली, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस था ना, और यहाँ पर भी ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है। तो हम अब डी वाई बाई डी एक्स को लिखेंगे ये डी टी बाई डी एक्स माइनस फोर। ठीक है, और फ्रॉम वन एंड टू लिखेंगे। देखो, फ्रॉम वन एंड टू, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब ये देखो, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पर टू बी आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस स्टेप, फ्रॉम दिस स्टेप, तो ये हम लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स माइनस फोर
इज इक्वल टू, ये भी जैसे कि मैंने बोला ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये अपन ने टी लेके रखे, ये अपन ने क्या लिखे रहे, टी लेके रखे है, तो इसको अपन इज इक्वल टू टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा क्या ले लिया अपन ने, टी ले लिया। फिर आप तुम इधर उधर करो, वेरिएबल इजीली सेपरेट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अब। ठीक है, तो ये आ जाएगा डी टी बाय डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू टी प्लस फोर। ओके, अब ये टी प्लस फोर को इधर ला लो, ठीक है, डी टी अपॉन टी प्लस फोर इज इक्वल टू डी एक्स को उधर लेके चल जाओ, तो ये डी एक्स हो गया। अब वेरिएबल तुम देख रहे होंगे अपने, वेरिएबल पूरे सेपरेट हो गए हैं, और एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम इंटीग्रेट कर देते, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा लो, ठीक है, टी प्लस फोर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा लो। इसके बाद ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लग गया दोनों तरफ, ये इसका इंटीग्रेशन तो पता है तुमको, टी प्लस फोर का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस फोर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस फोर, और इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस अपना कहते हैं डी एक्स, या वन डी एक्स, वन लिख सकते हो तुम, लिखना है तुम्हारा, ये हो जाता है एक्स, और कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगा दिया सी मैंने। ठीक है, अब हमें ये मेरा जो निकला है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकला है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय जनरल सोल्यूशन, बट हमें क्या निकालना है, और जनरल सोल्यूशन भी पूरा निकलने का है, क्योंकि मैंने टी की वैल्यू पुट नहीं किया, टी की वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट जो लिया था वो पुट करना पड़ेगा यहाँ, फोर एक्स प्लस वाई प्लस वन था यहाँ पर, और फोर प्लस फोर है यहाँ, तो ये प्लस फाइव हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये अपना जनरल सोल्यूशन आया, लेकिन हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो वही जो अपने को पर्टिकुलर सोल्यूशन में बोलता है, वो एक्स की वाई की वैल्यू वो हम पुट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि व्हेन y इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो वैल्यू डाल देते इधर, तो अपना आंसर निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ फोर इंटू ज़ीरो, ठीक है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है क्योंकि वाई की वैल्यू क्या है, वन है, और ये कांस्टेंट फाइव है, इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू अगेन ज़ीरो है, और सी, ठीक है। तो ये इक्वेशन इसको भी कुछ दे दो, ताकि इसमें सब्स्टिट्यूट करे तो पता रहे अपने को, थर्ड दे देता हूँ उसको, ठीक है। अब ये कितना आ गया, लॉग ज़ीरो प्लस वन, ये अपना सिक्स हो गया, लॉग सिक्स हो गया, बराबर है, ये क्या हो गया, लॉग सिक्स, तो ये सी की वैल्यू आ गई लॉग सिक्स। अब सी की वैल्यू लॉग सिक्स आ गई, वो इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना फाइनल जो आंसर बनेगा वो इसमें पुट करके, ठीक है, पुट दिस इन इक्वेशन थ्री ऐसा लिख देना, तो ये आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ फोर एक्स प्लस वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग सिक्स, एक्स प्लस लॉग सिक्स, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी आ गई, लॉग सिक्स आ गई। अब ये लॉग सिक्स को इधर ला लेते, ठीक है, लॉग सिक्स को इधर लाया तो माइनस में आ जाएगा वो, तो ये हो जाएगा लॉग, एक ब्रैकेट माइनस लॉग सिक्स, तो मैं उसको डायरेक्ट लिखूँ तो लॉग माइनस में क्या होता फिर डिवाइड हो जाता, तो मैं थोड़ा एक स्टेप छोड़ दिया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ, समझ जाना, डिवाइडेड बाय सॉरी डिवाइडेड बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और हाँ बराबर इज इक्वल टू एक्स, तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर solution of the given differential equation, required particular solution of the given differential equation हो गया है। Now we are starting the next exercise 8.4, तो 8.4 बेस्ड है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है तुमको किस क्या रहती करके, अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता, होमोजेनियस का मतलब होता है हैविंग सेम डिग्री, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस हैविंग सेम डिग्री को बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेम डिग्री का मतलब क्या होता, हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए,
हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे कि ये ऐसी टाइप की इक्वेशन देंगी तुम्हारे पास। अब ये तो इन जनरल फॉर्म लिखा है। ये एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन इन एक्स। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का मतलब होता है कोई फंक्शन एक्स और वाई में लिखा है तुम्हारे पास, और कोई दूसरा फंक्शन भी एक्स और वाई में लिखा है तुम्हारे पास, ठीक है। और एक डी एक्स के साथ लिखा है, एक डी वाई के साथ लिखा है, इज इक्वल टू जीरो है, समझो वही तभी इक्वेशन हुई वो। तो इज सेट टू बी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये टर्म का भी डिग्री सेम हो। ये टर्म का समझो डिग्री 2 है, तो ये टर्म का भी डिग्री 2 रहनी चाहिए। ये टर्म का डिग्री 3 है समझो ये फंक्शन का, तो ये जो फंक्शन है प्लस में लिखा हुआ या टर्म है उसकी भी डिग्री 3 रहनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब और अच्छे से समझने के लिए जो है आर होम देखो, दोनों की डिग्री अगर आर सेम रही तो होमोजेनियस रहता है। आर होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री, ठीक है, तभी उसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल दिए तुम्हारे बुक में, ये देखो यहाँ पर खैर y का कुछ नहीं है, dx के साथ रह भी सकता है, लेकिन ये हाँ ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर भी देखो होमोजेनियस किसको बोलते हैं समझ सकते हो तुम। यहाँ x का डिग्री कितना है 3 है, यहाँ y का डिग्री कितना है 3 है, तो ये दोनों टर्म्स की डिग्री सेम हो गई, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब ये देखो ये सेकेंड वाली में x का डिग्री कितना है 2 है, y का डिग्री कितना है 1 है, तो ये पूरे टर्म का मिला के डिग्री कितना हुआ? ये पूरे टर्म का मिला के डिग्री हो गया 3। ऐड करते अपन, ठीक है, 2 + 1, तो डिग्री कितना हो गया 3 हो गया ये टर्म का। अब ये टर्म में जाते, तो ये टर्म में y की डिग्री कितनी है 3 है, और यहाँ पर भी ये टर्म की पूरे टर्म की बात हो रही है, सिर्फ x और y की बात नहीं हो रही है। पूरे टर्म की डिग्री कितनी थी 3 थी, ये पूरे टर्म की डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई। अब तुम बोलेंगे सर 8 तो है, 8 का पावर 8 सॉरी 8 की डिग्री हमेशा हम जीरो मानते हैं। कांस्टेंट टर्म की डिग्री क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं हम, ठीक है। करके उसको ये जो है y रेस टू द पावर 3, इसकी ये पूरे टर्म की डिग्री 3 हो गई, ये पूरे टर्म की डिग्री 3 हो गई। तो इस टाइप का समझो ऐसा रहा x² प्लस y³ x, तो ये भी होमोजेनस हो गई। यहाँ डिग्री 4 हो गई, यहाँ पे भी डिग्री 4 हो गई। तो इस टाइप का कुछ भी आ सकता, ठीक है। इस टाइप की कैसे भी फंक्शन आ सकते। तो मेन तुमको होमोजेनस क्या हुआ ये समझना चाहिए, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है ये समझना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। कि होमोजेनस अभी तक के क्या करते अपन ने, अपने को ऐसी आ रही थी जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जा रहे थे, और एक क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं होते, तो सब्सटीट्यूशन से वेरिएबल सेपरेट कर लिया अपन ने। तो अपन ने जो पढ़े वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था कि वेरिएबल को सेपरेट कर दो, ऐसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो वेरिएबल सेपरेबल, जिसके सेपरेट हो जाते थे वेरिएबल, जिसके सेपरेट हो जाते हैं उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही करना है, ठीक है। और ये जो है होमोजेनस, इसमें कभी कभार हो सकता है सेपरेट हो जाए आपके वेरिएबल, लेकिन हमेशा सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए इस टाइप की जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका एक पर्टिकुलर मेथड है सॉल्व करने का, जो अपन देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं कुछ कुछ केसेस में। लेकिन यू कैन सेपरेट डायरेक्टली ऑल्सो एंड यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड, हो जाती है कहीं कहीं। ऐसे जरूरी नहीं है कि हमेशा नहीं होंगी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं होगा करके। दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अगेन। बट इस टाइप की इक्वेशन जो होमोजेनस रहती है, जो सेपरेट भी नहीं हो पाती, देन वी यूज अ सर्टेन मेथड टू सॉल्व दैट, एंड दैट मेथड वी हैव टू स्टडी इन दिस एक्सरसाइज, ठीक है। अब वो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ से दूंगा, लेकिन मेन तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तभी तुमको समझेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता डायरेक्टली क्वेश्चन ले लेता हूँ तो बेटर रहेगा, या देखता हूँ ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ तुमको। देखो सपोज ये दो ऐसा टाइप के दिया रहेगा तुमको जनरल टर्म एक्स वाई में ऐसा इज इक्वल टू जीरो करके, तो इसको तो सबसे पहले तुम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाके रख पटक दो। एक साइड लेफ्ट हैंड साइड पे डी वाई बाई डी एक्स ला लो, बाकी सबको उधर फेंक दो, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स ला लो। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है ये, मतलब ये जो नया है इसमें सबसे ज्यादा नया ये है कि तुमको ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमेशा y इज इक्वल टू टी एक्स सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है टी एक्स, यू कैन सब्सटीट्यूट एम एक्स, मतलब ये टी टी यहाँ टी रखना जरूरी नहीं है। टी इज अ वेरिएबल एंड यू कैन पुट एनी वेरिएबल ऑफ योर चॉइस लाइक टी, ओके, यू, वी, any variable of choice you can put, but important is कि y is equal to some variable into x, ये हमें
यहाँ पर पुट करना पड़ता है। ये हमें यहाँ पर का सब्स्टिट्यूशन ये याद रखना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अपन बुक में टी दिया है तो मैं भी टी यूज़ कर लूँगा, वी डब्ल्यू कुछ और भी यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको लेने के बाद हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, यही सब्स्टिट्यूशन का। तो हमेशा अपना डेरिवेटिव का टर्म यही बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा तुम अगर y इज इक्वल टू टी एक्स सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और उसका डेरिवेटिव लेते जाओगे तो ऐसा ही डेरिवेटिव आएगा ना, कोई दूसरा तो नहीं आएगा। डी वाई बाई डी एक्स आएगा और प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ, तो प्रोडक्ट रूल से t इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, तो सिर्फ t बचेगा यहाँ पर। फिर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ t क्या बचेगा, डी टी बाई डी एक्स। तो हमेशा डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये जो टर्म दिया है ये इसका इसका वाला RHS उठाना पड़ता और इसको उसके साथ लिखते और y की जगह ये tx डालते। ठीक है, y की जगह tx डालते, ये तीनों इक्वेशन को एक तरीके से मिला देते, समझो ये तीनों इक्वेशन को क्या करते एक तरीके से मिला देते। फिर उसके बाद वो नॉर्मली अब तुम करोगे तो वेरिएबल लगभग सेपरेट हो जाते हैं। ये सब इतना तामझाम करने के बाद वेरिएबल सेपरेट हो जाते। तो मैं ये करके दिखाता हूँ तुमको, तब तुमको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएंगी एक्सरसाइज में जब करेंगे हम और क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट में तो मेरे को नहीं लग रहा रिक्वायर्ड होगा, लेकिन सेकेंड क्वेश्चन से इसकी रिक्वायरमेंट आएंगी। सो आई हैव जस्ट करेक्टेड दिस, वी आर स्टार्टिंग 8.4 एक्सरसाइज और हमने ये करेक्ट कर लिया। थोड़ा डी एक्स बुक में 2 बार दिया था तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर डी वाई रहना चाहिए, यहाँ पर डी एक्स है तो यहाँ डी वाई रहना चाहिए। ओके, एंड सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कोई उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। ये डायरेक्टली वेरिएबल अगर ऐसा क्वेश्चन बनाया हमने, मैंने जो मॉडिफिकेशन किया उसमें, तो डायरेक्टली देख रहे हैं एक्स का डी एक्स के साथ है वेरिएबल और वाई का डी वाई के साथ। तो डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंटीग्रेट दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लेता हूँ पहले एक्स डी एक्स प्लस 2y डी वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों सेपरेटेड ही है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया आएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस 2 को कांस्टेंट को बाहर लेके वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, प्लस 2y² बाई 2 n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगा दिया अपने, इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट देना पड़ेगा ना। अब ये तो 2 तो समझो कैंसिल ही हो गया उधर जाके, और एलसीएम भी लिए तो नीचे में 2 रहता है ना, तो या तो कैंसिल हो गया पकड़ लो, मतलब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, एक्चुअल में क्या हो गया इधर 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको C1 कर दो तो ये 2C1 हो गया। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2y² इज इक्वल टू सी। फिर यहाँ लिख दो वेर c इज इक्वल टू ट्वाइस C1। तो ये अपना आंसर आ गया। अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था मतलब, और कुछ दिया हुआ नहीं है सॉल्व करना है बोले तो, पर्टिकुलर सोल्यूशन बोला नहीं उसने, कोई कंडीशन नहीं दिया, तो अपन जनरल सोल्यूशन निकाल के ही छोड़ देते। तो दिस इज माय जनरल सोल्यूशन फॉर दिस।